जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अपना प्रिपरेशन ऑनेस्टी के साथ करिए, कभी अपने आप को ब्लफ में मत रखिएगा। कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक मेंटोर आपकी प्रिपरेशन में और इस जर्नी में? पर मैं इनका सदा जीवन आभारी रहूँगा कि एक सही समय पे मुझे सही मेंटरशिप मिला। मुझे लग रहा है ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सब चाह रहे होंगे कि हम रोशन की वो मेंस आंसर राइटिंग की कॉपीज़ देखें। आपने कभी ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि नहीं होगा, जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनूंगा तो क्या? आप या तो लॉयर बन सकते हैं या फिर आप जज बन सकते हैं। फाउंडेशन बिल्ड जो करना है, जिसको हम नींव बोलते हैं, वो क्या लॉ कॉलेज में ही की जाए या आफ्टर लॉ करें? सर अगर लॉ कॉलेज में की जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। स्टडी आवर पे फोकस मत करिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए कि आप कितना लर्न कर रहे हैं डेली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं यहाँ पे, जिनके बारे में आप लोग जो हैं जानेंगे और उनसे बहुत ज़्यादा आप लोग इंस्पायर होने वाले हैं अगर आप सब जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा रोशन को। और रोशन ने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है क्योंकि इन्होंने हाल ही में छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में रैंक नंबर 16 हासिल किया है। रोशन, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो रोशन, कैसा लग रहा है? मतलब आज यहाँ पे आपने अक्सर अदर स्टूडेंट्स को देखा है कि पॉडकास्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं किसी फैकल्टी के साथ किसी प्लेटफॉर्म पे। आज आपको कैसा लग रहा है कि आप इस चेयर पे बैठे हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। एक समय था कि हम लोग किसी दूसरे टॉपर्स और जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनका हम लोग पॉडकास्ट देखा करते थे। बट एक्सपीरियंस है, लाइफ में होना चाहिए। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी सर। सो वहाँ से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली जिन अदर स्टूडेंट्स का आपने देखा? जी सर। और वही एक रीज़न बना कि आज आप यहाँ तक पहुँच पाए? हाँ डेफिनेटली सर। जब दुनिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। सो जो आप सब सोच रहे हैं, मैं वही पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ रोशन से। रोशन, कैसा लग रहा है जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद? कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके, घर परिवार में? सर घर परिवार तो काफ़ी खुश है और जहाँ तक मेरे इमोशंस की बात है तो सर हाँ खुशी होती है, डेफिनेटली सबको खुशी होती है। लेकिन वो खुशी आपको बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। फिर आपके लाइफ में फर्दर क्या आने वाले उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा सोचने लगते हो। तो वही चल रहा है अभी तो। क्या मोमेंट था, जैसे आपने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेंस किया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और फाइनल रिजल्ट जब आपका आया, तो उस दौरान क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी? जैसे प्री क्वालिफाई हुआ, जनरली प्री क्वालिफाई होने के बाद कुछ ज़्यादा सा ऐसा होता नहीं है, टेंशन ज़्यादा हो जाती है। हाँ कि मेंस करना आपके साथ कैसा रहा प्री मेंस इंटरव्यू तक का? सर प्रीज का जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सा खुशी था कि चलो हो गया है। क्योंकि जस्ट थोड़े दिन पहले आरजेएस दिया था, वो नहीं हुआ था मेरा। ओके। तो जब छत्तीसगढ़ का प्री आया तो लगा कि चलो ठीक है, अब मेंस कैसे करना है, नहीं करना है। फिर उस दिन आपका ही मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था जिस दिन रिजल्ट आया। अच्छा। आप लाइव थे। हाँ। और उस समय ही बताया कि टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है। हाँ। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और सेम डे मैंने अप्लाई किया। हाँ। उसके बाद तैयारी चलती रही। बीच में जो भी पीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज थे सर, सबको मैंने अटेम्प्ट किया और जो भी रिव्यूज़ मुझे मिले उसको थॉरली मैंने देखा, एनालाइज किया, कहाँ गलती हो रही है, कैसे हो रही है। फिर मैं मेंस देने गया, मेंस भी क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद अब ये था कि अब जहाँ तक मुझे मेहनत करना था अब तो मैंने कर लिया। अब इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस होने वाला था। अब इसको कैसे करना है। तब फिर पीडब्ल्यू का ही मॉक इंटरव्यू सेशन का आया। फिर मैंने उस पर अप्लाई किया। उससे पहले एक मॉक सेशन भी आया था उससे जो पहले। प्री मॉक सेशन। हाँ, प्री मॉक सेशन मतलब एक एक्चुअल मॉक इंटरव्यू से पहले प्री मॉक सेशन आपका लिया गया था। प्री मॉक सेशन आया था जिसको मैंने ज्वाइन किया। और जो उसमें क्या हुआ था प्री मॉक सेशन में? उसमें बेसिकली ये बताया जाता था कि आपको कैसे आंसर करना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, बोर्ड को हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से आंसर करना है और बहुत ज़्यादा अपने आंसर्स को एग्जैजरेट नहीं करना है ना। और अपने हॉबी से रिलेटेड आपको अच्छे से चूज करना है। हॉबी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉ के सब्जेक्ट्स को बाकी रिवाइज तो करना ही करना था। ऊपर से जीके भी था, जीके को भी पढ़ना था। तो ये सब बताया गया उस सेशन में। उसके बाद मेरा मॉक इंटरव्यू भी था, आई थिंक 30 या 31 जैन को।
उसके बाद जो भी रिव्यू मिला हम्म। मैंने उस पर काम किया और फिर मैं इंटरव्यू देने गया। और और सर इंटरव्यू, कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यू का इंटरव्यू था, मॉक इंटरव्यू जो मॉक था। इंटरव्यू, हाँ। और जो मेन इंटरव्यू था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। अच्छा, हम्म, तो मतलब ये वहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा था। ये अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू किस टाइम था आपका? मेरा इंटरव्यू सर एकदम शाम में था, शाम में था, शाम में एकदम लास्ट कैंडिडेट से जस्ट पहले। जस्ट पहले। कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सर काफ़ी अच्छा था, और इस सेंस में अच्छा था कि मतलब जितने कॉन्सेप्ट्स मेरे से पूछे गए हम्म। सबका मैंने कामली कंपोज तरीके से सबका मैंने आंसर किया, हम्म। और एक दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे ही क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, तो मुझे सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई इंटरव्यू कोई में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, या कोई आपकी पर्सनालिटी से कनेक्टेड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन? क्वेश्चन सर ये था कि जैसे एक जो मेंबर थे इंटरव्यू के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सेशन कोड को सेशन कोड क्यों बोलते हैं। उसका आंसर नहीं था उस वेरी पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग। पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ। तो फिर मैंने सॉरी बोला कि सर मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा सेशन कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ। ये बता दीजिए। तो हाँ। फिर मैंने वो आंसर किया। हाँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, बीएसए, कहाँ से मैंने अपनी एलएलबी की, कुछ वहाँ से क्वेश्चन उत्तराखंड से, वन नेशन वन इलेक्शन, यही सब क्वेश्चन। हॉबीज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन? हॉबीज पे क्वेश्चन थे मेरे, हॉबीज पे। मूवीज मैंने डाला था, वॉचिंग मूवी, स्पेशली को ड्रामा मूवीज, तो उससे क्वेश्चन थे कौन कौन सी मूवीज देखी। अच्छा, सो इंटरव्यू होने के बाद कितने टाइम में आपका रिजल्ट, क्योंकि छत्तीसगढ़ का रिजल्ट सेम डे ही अनाउंस हुआ था, सो कितने टाइम बाद रिजल्ट आया था, और क्या उम्मीद थी कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, और रिजल्ट किसने देखा ये भी मुझे बताना। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू सर 4:45 के अराउंड में इंटर किया होगा। हाँ। और 6 बजे तक मैं पीएससी से घर लौटा। हाँ। उसके बाद ठीक 10:18 या 20 मिनट के आसपास रिज़ल्ट आता है। उस समय मैं अपने पापा से बात कर रहा था फ़ोन पे, और वहीं पे मैंने देखा अपना रिज़ल्ट, जो कि प्री का मैंने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा। हाँ। और मेंस का भी नहीं देखा। हाँ। लेकिन जो इंटरव्यू का रिज़ल्ट था फाइनल सिलेक्शन का, वो मैंने खुद से देखा। और ये जो मेरा हाथ था सर, ऐसे ये सिवर कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैं मतलब देख नहीं पा रहा था कि इसमें किसका किसका नाम है। धुंधला गए थे, हाँ, ब्लरनेस धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। मैंने अपना नाम पढ़ा ही नहीं, जबकि मैं ऊपर से स्टार्ट किया शुरू में। हाँ। उसके बाद फिर उसमें वेट लिस्ट कैंडिडेट का भी आता है। हाँ। तो मैंने पहले वेट लिस्ट कैंडिडेट का देखा, तब उसमें मैंने अपना नाम नहीं देखा। तब फाइनल हुआ कि सिलेक्शन हो गया है, बस रैंक देखना है कि कितना आया है। तब फिर शुरुआत से मैंने स्टार्ट किया, तब देखा कि 60 नंबर पे नाम था मेरा। तो क्या मतलब उस मोमेंट पे क्या किया? जैसे कई बार बच्चे कहते हैं ना, चिल्लाते हैं बहुत जोर से, यस हो गया फाइनली। नहीं, चिल्लाया वालाया नहीं मैंने। हाँ। पापा लाइन पे थे, पापा को बताया। अच्छा, पापा को लाइन पे ही रखा था रिजल्ट देखते हाँ, हुए? उसमें बात हो रही थी पापा से। अच्छा। तो पापा को बताया, और बहुत कंपोज्ड मैनर में, बहुत वैसा नहीं हाँ। कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। हाँ। बाकी फ़ोन आने स्टार्ट हो गए उसके बाद। तो पिताजी का क्या रिएक्शन था ये बात सुन के? पिताजी का था कि बेटा हम जो चाहते थे तुमने करके दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। उन्होंने दिया मुझे। ओके, और उसके बाद किसको बताया? माता जी से बात हुई? मम्मी भी लाइन पे ही थी। हाँ। माँ पापा दोनों लोग साथ में ही थे। हाँ। उसके बाद भैया को बताया, अपने दोस्त लोगों को बताया। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज़्यादा माँ पापा, उसके बाद फैमिली के लोग, हाँ। उसके बाद मेरे जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको, बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जहाँ से। तुम्हें खुशी नहीं हुई? हमें भी हुआ सर, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं के लिए, ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो मुकाम हासिल करना था कर लिया, फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ। ठीक है। सो मैं बताना चाहूँगा आप सबको, रोशन का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था छत्तीसगढ़ का, और पहले ही प्रयास में रोशन ने प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके वहाँ पे जो है सिलेक्शन लिया है। रोशन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बचपन से थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। बचपन में कहते हैं कि बच्चा शरारती ज़्यादा है तो बड़ा होके थोड़ा सा काम हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, तो मुझे वो वाला कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। बचपन में ज़्यादा शरारती थे? एवरेज था सर, बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं। हाँ। सब कुछ करता था, मतलब पढ़ाई वगैरह में? पढ़ाई वगैरह ठीक था सर। ठीक था। रोशन, आप कहाँ से आते हो? क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि ये जो आज यहाँ पे बैठा है जुडिशियल ऑफिसर बनके, ये कहाँ से आता है, किस सिटी से आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा जन्म आरा, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। और मैंने 8 तक स्कूलिंग वहीं से की। 9th 10th मैंने पटना से किया स्कूल से।
उसके बाद 11th-12th मैंने कॉलेज से किया, फिर आरा से। अच्छा। उसके बाद मैंने क्लैट दिया, हाँ। क्लैट मेरा नहीं हुआ उस साल। हाँ। तो फिर मैं लॉ कॉलेज देहरादून उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से अपना हाँ। BA LLB कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैं प्रिपेयर करने लगा। फैमिली बैकग्राउंड कोई है घर परिवार में जिसने आपको मोटिवेट किया हो कि बेटा तुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, या फिर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं? सर फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, बट मेरे पिताजी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशकार के पद पर कार्यरत थे। अभी रिसेंटली वो 2025 में रिटायर हो चुके हैं। तो एक मोटिवेशन सर वहीं से था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। फिर मैंने वहीं से मतलब LLB किया। LLB के बाद LLB के दौरान भी प्रिपरेशन सम सॉर्ट ऑफ कहते थे कि चल रहा था। उसके बाद जब पास आउट हुआ तो फिर वहाँ से अपना तैयारी स्टार्ट किया। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका सपना है, ये वो पिताजी की जो जॉब है, वर्किंग है, वहाँ से आया है? हाँ सर, हाँ सर। सो वो कोर्ट में पेशकार के तौर पे जी सर काम कर रहे थे। सो जिस दिन रिजल्ट आया, आई थिंक उनके लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा कि हाँ। जिस कोर्ट में मैं जिन जज के साथ बैठ के मैं काम कर रहा हूँ, आज मेरा बेटा भी जो है जुडिशियल ऑफिसर बन गया है। मैं अगर उनको मतलब बाई फेस देखता तो ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि मैं फ़ोन पे था तो उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं चला। हाँ। अब रिजल्ट भी सेम ही डे आ गया, तो तब तक मैं घर पहुंचता तो कैसे भी रिजल्ट तो आना ही था। तो वो मैं मोमेंट को सर देख नहीं पाया कि मतलब मेरे माँ बाप को कैसी खुशी हुई होगी। हाँ। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपने उनको वो एक खुशी दी है जो हमेशा वो चाहते थे कि और अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। ये देखिए कमाल की बात है, ये जज बन गया लेकिन अभी तक ये घर नहीं गया। उसके पीछे कुछ रीजंस रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं इनकी जो है मौजूदगी ज़रूरी थी उस टाइम पे। चलिए, तो स्कूलिंग जब आप थे स्कूल में तो क्या था पढ़ाई में, मतलब ठीक ठाक थे या मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, भाई मैं तो टॉपर हूँ हर क्लास में? नहीं सर, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं, एवरेज से अच्छा, टॉपर से नीचे। मतलब वो शरारती भी थे, पढ़ाई भी करनी है। हाँ सर। कॉलेज में कैसा था? कॉलेज में सर बैक बेंचर। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में फर्स्ट बेंच भी, बट मोस्टली बैक बेंच। ये जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी बैक बेंचर से, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट बैक बेंचर होते हैं। तो आज एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी कि बैक बेंचर जो है वो फ्रंट चेयर पे आके बैठ सकता है, उस डाइस पे आके बैठ सकता है, जो रोशन ने कर दिखाया है ना। तो बच्चे कई बार ही सोचते हैं कि सर हम ना कॉलेज टाइम में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे तो शायद हम जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। आई थिंक इस चीज़ के रिगार्डिंग आप जो है सहमत नहीं होंगे? नहीं, डेफिनेटली सहमत नहीं हूँ। मेहनत करने से, मेहनत अब आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेहनत करना ही पड़ेगा। या तो आप कॉलेज से ही स्टार्ट करो या फिर आप कॉलेज के बाद करो। आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन के बाद आप किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं है, आपने मेहनत नहीं की, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। सो मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, कर लिया करो थोड़ी बहुत। चलिए रोशन, प्रिपरेशन स्पेसिफिक हम चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसलिए भी देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी अपनी शेयर करेंगे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी रही, मेंस को लेके क्या स्ट्रैटेजी रही, और इंटरव्यू को? पहले प्री के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और रिसेंटली जीके को भी ऐड ऑन किया गया। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रिपरेशन थी, क्या स्ट्रैटेजी थी? सर प्री के लिए तो मैंने सिर्फ बेयरक्ट पढ़ा। सिर्फ बेयरक्ट में भी सेक्शन नंबर के साथ, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो भी रिसेंट केस लॉज थे सुप्रीम कोर्ट के, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, वो सब पढ़ा। उसके बाद जीके के लिए सर, तो जीके इन जनरल प्रिपेयर किया था मैंने। ठीक है। इन जनरल जैसे कि आप वहाँ का हिस्ट्री क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पॉलिटिकल कैसे चल रहा है, ये सब। और जो भी एक साल के करंट अफेयर थे उसको मैंने पढ़ा था। तो ये प्री की स्ट्रैटेजी आपकी? प्री के लिए तो सर बेयरक्ट ही सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, और प्लस केस लॉज। और कई बार बच्चे कहते हैं लोकल लॉ का क्या करें सर, वो भी बेयरक्ट से हो जाएगा? लोकल लॉ भी बेयरक्ट से हो जाएगा। लोकल लॉ में तो वो बेसिकली केस लॉ भी नहीं पूछते हैं, सेक्शन, वो सिर्फ प्रोविजन पूछते हैं। और छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि पिछला जो एग्जाम हुआ था हम लोगों का, उसमें वो लोकल लॉ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, माइनर लॉ से बेसिकली, और मेजर लॉ से क्वेश्चन कम थे। हमारे में क्या हुआ कि बैलेंस्ड आया हुआ था। तो दोनों को ही फोकस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि माइनर लॉ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेजर नहीं कर रहे हैं, या फिर मेजर पे कर रहे हैं, माइनर छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते, सबको बराबर टाइम देना पड़ेगा। बैलेंस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
ठीक है, प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का मेंस है ना, बहुत डिफरेंट पैटर्न है वहाँ का। जजमेंट राइटिंग है, चार्ज फ्रेमिंग है, सिविल में आपके इश्यूज वगैरह हैं और ट्रांसलेशन है। इसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? और जैसा कि आप खुद बता रहे थे कि पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज शायद उस दिन करण सर आप ही ने लॉन्च की हाँ, थी। हाँ, सेम डे लॉन्च की थी, उसमें आपने एनरोल भी किया था और उसमें मेंटरशिप भी आपको साथ में दी गई थी। तो स्ट्रैटेजी क्या थी और कैसे उस टेस्ट सीरीज ने आपकी हेल्प की है? मेंटरशिप ने क्या रोल प्ले किया आपकी प्रिपरेशन? सर स्ट्रेटजी ये था कि प्रैक्टिस 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 मैंडेटरी था। हाँ। अब प्रैक्टिस किस डायरेक्शन में करना है, हाँ इसके लिए हमें चाहिए मेंटरशिप जी। क्योंकि जजमेंट राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई क्वेश्चन आया कि रेस जेस्टे अगर कोई लिखना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप जो भी पढ़े हो रेस जेस्टे पे आपको लिख देना है। लेकिन जजमेंट राइटिंग में आपको प्रैक्टिकलिटी पता होना चाहिए कि उसको लिखते कैसे हैं, जजमेंट में चार्ज कैसे फ्रेम होता है। तो ये सब चीज़ सर सीखना पड़ता है। और वो सीखने के लिए जो पीडब्ल्यू का जो लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, उसको मैंने देखा, वहाँ से सीखा। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज में मुझे रिमार्क मिलते थे उस पर मैंने बहुत काम किया। डेफिनेटली मेंस मैंने पास किया। क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपने जो हमारे 3 टेस्ट थे वो तीनों टेस्ट आपने दिए थे। तीनों टेस्ट दिए थे और तीनों में आपको प्रॉपर जो है फीडबैक मिला था। प्रॉपर फीडबैक, लाइन बाय लाइन फीडबैक, कोई ऐसा लाइन अनटच्ड नहीं था पेन से। मतलब मैं जैसे रोशन से बात कर रहा था तो रोशन कह रहा था मतलब इतना भी फीडबैक क्यों दे रहे हो? वो क्या बात थी? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था कि अब इतना भी फीडबैक आ रहा है, हर लाइन को कैसे करना है। लेकिन उस समय ये भी था कि अगर नहीं फीडबैक आएगा तो फिर हम स्कोप कहाँ है काम करने के लिए। अगर सेम उसी पैटर्न पे अगर कॉपी चेक हो जाए फाइनल मेंस में, तब तो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो वो ज़्यादा जरूरी था, रिगरस इवेल्युएशन चाहिए तभी हो पाएगा कुछ। वो आपको प्रोवाइड हुआ है? हाँ, प्रोवाइड हुआ। मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मतलब ये कहता ना कि तेरा आंसर बहुत अच्छा है, ये तो नहीं, वो ऐसे सर नहीं हो सकता। आंसर अच्छा है, हर किसी के आंसर में कोई ना कोई सर दिक्कत होती है। या तो आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं है, या फिर कंक्लूजन सही नहीं है, या फिर बॉडी पार्ट में आप कुछ वैसा लिख रहे हैं। और एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में आपका कोहेरेंस होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ जहाँ से एंड हुआ सेकंड पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये सब कुछ इवेल्युएट करके मुझे मिला था। ओके। जजमेंट राइटिंग की कोई स्पेसिफिक क्लास भी हुई थी आपकी? 1-2 लेक्चर हुए थे सर। उसमें आपको स्ट्रक्चर वगैरह बताया? हाँ, उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बताया गया था। और आई थिंक मुझे याद है कि मेंस से 5-6 दिन पहले भी एक सेशन हुआ था जिसमें चार्ज फ्रेमिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे उसमें, जिसको ध्यान में रखा गया था। जैसे कि 34 का चार्ज आया तो कैसे फ्रेम करना है, 149 में अगर चार्ज फ्रेम करना है तो कैसे करना है। तो ये सब चीज़ बताया गया था सर। ओके। जो कि डेफिनेटली बहुत मदद किया। ओके। सो काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब मुझे लग रहा है ये जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये सब चाह रहे होंगे कि हम रोशन की वो मेंस आंसर राइटिंग की कॉपीज देखें। तो मतलब आप चाहते हो कि इन सबको वो दिखाई जाए? डेफिनेटली सर, अगर उससे किसी को भी हेल्प होता है तो डेफिनेटली दिखाया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। डेफिनेटली। तो रोशन जैसा कह रहे हैं तो रोशन दूसरे की गलतियों से हम ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि अपनी गलती का वेट क्यों करना है। एग्जैक्टली। अगर आपकी गलती से हम सीख पा रहे हैं तो हम अपनी गलती का क्यों वेट करें। बिल्कुल। तो जो गलतियां शायद रोशन ने की थी वो आप ना करें और आप मे बी और जल्दी जुडिशियल ऑफिसर बन जाएं। रोशन, एक है ना, मैं डिस्कस कर रहा था टीम से आपके मेंटोरशिप का, तो बहुत मेजर रोल मुझे नजर आ रहा है आपके सिलेक्शन के अंदर। क्योंकि जो आपके मेंटोर है मानची मैम, उनसे भी बातें हो रही थी कि रात को 2 बजे भी आपने मैसेज किया उनको। सो कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक मेंटोर आपकी प्रिपरेशन में और इस जर्नी में? मेंटोर का सर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मेहनत तो सर सभी करते हैं, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है। उसके जो अगर मेंटोर अच्छे होंगे ना तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो। क्योंकि हम अगर मेरा सिलेबस मान के चलिए कंप्लीट है, लेकिन दिक्कत मगर मुझे मेंस आंसर राइटिंग में हो रही है, ये कौन बताएगा? मेंटर ही बताएंगे। अगर चलिए मेरा मेंस आंसर राइटिंग भी अच्छा है, अगर मुझे इंटरव्यू में अपीयर होना है, इंटरव्यू में मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, वो चीज़ कौन बताएगा? मेंटर ही बता सकते हैं। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो उनका 5% है, 10% है, 20%, जितना भी कह लें, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है स्टूडेंट के प्रिपरेशन। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद ये नहीं होता।
ये नहीं होता एग्जैक्टली। कोई एक ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा भी हुआ हो, क्योंकि देखिए मेंटोर से ऐसा तो नहीं है कि आप हर टाइम सिर्फ पढ़ाई के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, डाउट्स लेंगे, है ना, टॉपिक से रिगार्डिंग। नंबर ऑफ टाइम जो है थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी आता है, और जैसा मेरा डिस्कशन हो रहा था इंटरव्यू से पहले भी कुछ बात हुई है मेंटोर से। सो ऐसा कोई किस्सा बताना चाहोगे जहां आपको लग रहा था कि नहीं यार मैं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ, एक बार मेंटोर से बात कर लेता हूँ? मानसी मैम से मेरा बात हुआ था मेरे मॉक इंटरव्यू के 2 दिन बाद। ओके। उसमें कुछ फीडबैक मुझे मिले थे हाँ। रीजनिंग वगैरह को लेकर। तो मैम से मैंने बात किया कि मैम समय तो बहुत कम है अभी मेरे पास, तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैम ने बोला कि देखो सारे ही टॉपिक का जो है आप रीजनिंग पे फोकस अभी मत करो, जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करते जाओ, और हर सब्जेक्ट के ना, जैसे बीएनएस है, बीएनएसएस है, या फिर रेंट लॉ है, उसके स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव रीजन को पढ़ लो कि बेसिकली वो लॉ है क्यों। और अगर उस रीजन को समझ जाओगे, उस ऑब्जेक्टिव को समझ जाओगे, तो वहाँ अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो तुम एक सब्सटेंशिएटिव तरीके से आंसर दे सकते हो, जो कि मैंने किया था, और वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके। अच्छा, एक ये किस्सा भी आया है जैसे कि आपका इंटरव्यू शायद 20th को था इंटरव्यू? यस सर, मेरा इंटरव्यू 20th फेब को था। उससे एक दिन पहले आपको मानसी मैम हाँ, का मानसी मैम का मैसेज आया हुआ था, आई थिंक 12:30 हो रहा था दोपहर को। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। हाँ। और उसके बाद आपका उस दिन शाम को इंटरव्यू होता है 20 को। हाँ। और जैसे ही आप इंटरव्यू दे के निकलते हैं और 3-4 घंटे बाद आपको पता लगता है 3-4 घंटे बाद रिजल्ट आ गया कि भाई अब मैं जज बन गया हूँ। तो ये वो कहते हैं ना ट्रांजिशन एक जीवन में हो जाना, कि एक जुडिशरी एस्पिरेंट से जज बन जाना, क्या मतलब मैं समझना चाहता हूँ वो फीलिंग क्या थी। हर एक बच्चा जानना चाहता है कि भाई उस मोमेंट पे मैं अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहा था, मैं अलग अलग एग्जाम दे रहा था। मैंने राजस्थान दिया था, राजस्थान में मैं फेलियर का सामना करके आया था। मैंने एमपी दिया था, एमपी का फेलियर का सामना किया। ये सारी चीजें आपके साथ हुई डेफिनेटली। लेकिन उसी दिन ये सब कुछ हो जाना, एक ही दिन के अंदर, वो कहते हैं ना पलक झपकते ही जिंदगी बदल गई है। कि अभी तक जुडिशरी एस्पिरेंट था, 4 घंटे पहले इंटरव्यू दे के आया हूँ, अब जुडिशियल ऑफिसर बन गया हूँ। कुछ थोड़ा सा बताओ कि ये जितने बच्चे देख रहे हैं ये कनेक्ट कर पाए और ये इतनी मेहनत कर पाए कि ये भी आज यहाँ पे आके जो है आपके जगह यहाँ पे बैठ पाए। पढ़ाई के दौरान सर बहुत अप्स एंड डाउन्स आता है। हमें मोटिवेट ये करना है कि जिस भी चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आपको समाज को अगर सर्व करना है तो आप या तो लॉयर बन सकते हैं या फिर आप जज बन सकते हैं। अगर लिटिगेशन में आप जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप जज बन रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि क्या जज की क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी आपको प्रिपरेशन के दौरान बिल्डअप करना है कि कैसे आप फेस करेंगे चीज़ों को। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ हम लोग पढ़ने पे फोकस करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अब जज बन गए तो इसके बाद क्या होगा, जो कि मैं अभी इस फेज से गुजर रहा हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। रिजल्ट आया तब तो खुशी हुई कि चलो ठीक है हो गया, अब कल से पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ। अभी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिन रिलैक्स रहेंगे, घूमेंगे, इधर चिल करेंगे। हाँ। लेकिन एक चीज ये भी होता है कि अब अलग टेंशन आ गया है कि अब आगे कैसे काम करना है वहां पे। ये मैं बताना चाहूंगा जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, रोशन मुझसे डिस्कस कर रहा था कि सर चलो सिलेक्शन हो गया है लेकिन अब टेंशन ये हो रही है कि काम कैसे करना है। हाँ, ये चीज। हाँ। इसका तो कोई इंटर्नशिप भी नहीं होता है। हम लोग इंटर्नशिप में भी जाते हैं तो हाँ। मतलब लिटिगेशन साइड से ही इंटर्नशिप करते हैं। एग्जैक्टली। इसका कोई इंटर्नशिप होता ही नहीं है। हाँ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहेगा अब ये देखना है। नहीं, आपका बहुत अच्छा रहेगा। रोशन, मुझे एक और बात बताइए कि काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो है ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि यार मैं 4 मंथ्स की प्रिपरेशन में, 6 मंथ्स की प्रिपरेशन में जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता हूँ। और मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ कि नहीं, आपको एक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने कहा कि आपने अपनी प्रिपरेशन लॉ कॉलेज में स्टार्ट की, तो क्योंकि अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी आ गया है, सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लॉ कॉलेज में हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि फाउंडेशन बिल्ड जो करना है, जिसको हम नींव बोलते हैं, वो क्या लॉ कॉलेज में ही की जाए या आफ्टर लॉ करें? सर, अगर लॉ कॉलेज में की जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि अब लॉ कॉलेज जब आप पास करेंगे उस समय आपके पास बहुत सारे
सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लोकल जो कॉलेज में नहीं पढ़ाई होती हैं। Exactly. जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी के कुछ लोकल लॉज हैं, बिहार के लोकल लॉज हैं, तो वो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे कॉलेज में। लेकिन जितने मेजर लॉ हैं अगर वो आपका कंप्लीट है तो मान के चलिए कि 70-75% सिलेबस आपका ओवर हो चुका है। अब जैसा कि 3 ईयर रूल आया, 3 ईयर रूल में ये है कि प्रैक्टिस करना है आपको। तो आप अगर प्रैक्टिस भी करने जाओगे तो बेसिकली आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है। मतलब वहां पे आप कंप्लीट डिटेल प्रिपरेशन नहीं कर हाँ, डिटेल प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिन भर आप कोर्ट रहेंगे। Exactly. घर पे आने के बाद भी काम होता है। Exactly. रिसर्च हो गया या फिर कोई ड्राफ्टिंग का काम हो गया, आपको समय कब मिलेगा पढ़ने के लिए? तो लॉ कॉलेज से स्टार्ट हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। आपने 5 ईयर लॉ किया था? जी सर, मेरा 5 ईयर लॉ। और किस ईयर में आपने अपनी जो है जुडिशरी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर 3rd ईयर। 3rd ईयर में। आई थिंक 3rd ईयर बेस्ट है क्योंकि पहले 2 साल आप कॉलेज में जो वो भी एंजॉय करना जरूरी है। जरूरी है क्योंकि वो लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉलेज का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, है ना? तो चिल करना चाहिए कॉलेज में। पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर कर लीजिए, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब 3rd सेमेस्टर 3rd ईयर से या 4th ईयर से कर सकते हैं। बेटर है एज कम्पेयर टू, क्योंकि लॉ करने के बाद ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट गुड आइडिया। हाँ, ये राइट। मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहूँगा बच्चों के रिगार्डिंग, क्योंकि एक ट्रांसलेशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है छत्तीसगढ़ में। ट्रांसलेशन कैसे किया यार? बड़ी प्रॉब्लम आती है खास तौर पर जो नॉर्थ बेल्ट के स्टूडेंट है, जैसे आप भी बिहार से आते हैं। हिंदी के ऊपर कमांड बहुत अच्छी है, बट जब अंग्रेजी की बात आ जाती है ना तो थोड़ा सा बैकआउट कर जाता है बच्चा कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। उसको कैसे किया? सर ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही थी मेरे को इंग्लिश टू हिंदी में। हाँ, बोलचाल की भाषा तो हम लोग की हिंदी है, पढ़ाई सारी इंग्लिश में हुई है। तो इंग्लिश लिखने में फ्लो अच्छा है, ग्रामर सही है, लिख भी पाते हैं। लेकिन बोलने का बात है तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब हिंदी के बहुत सारे, अब लीगल जो हिंदी है वो काफ़ी नॉर्मल बोलचाल हिंदी से टफ है। तो वहाँ पे डायरेक्ट ही पढ़ना पड़ता है। और कॉलेज में मैं नहीं पढ़ता था ट्रांसलेशन, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बिहार जुडिशरी देना है। वहाँ पे ट्रांसलेशन का इतना बड़ा रोल नहीं था। तो ट्रांसलेशन पे मैंने काम नहीं किया। लेकिन जब मैं एमपी के लिए अपीयर हुआ तब मैं ट्रांसलेशन के लिए अपना लीगल ग्लॉसरी बनाना स्टार्ट किया, बैरक्स पढ़ने लगा। उसके बाद जो भी जजमेंट थे, हिंदी जजमेंट पढ़ना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मैंने बहुत सारे शब्दों को सीखा जो डेली कोर्ट में यूज होते हैं, लीगल हिंदी। हाँ, लीगल हिंदी। तो वहाँ से धीरे धीरे सर ग्लॉसरी बनते गया और उसको मैं रिवाइज करते रहा और लिखते सर प्रैक्टिस हो गया हिंदी लिखने का। और जो वो फेलियर था, आपने ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी छत्तीसगढ़ का ही दिया है, इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए होंगे। नंबर ऑफ टाइम फेलियर से बच्चे जो हैं बड़े हताश और निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उनको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं शायद इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स को एक टाइम अलॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि भाई थोड़ा सा टारगेट लेके चलें, 2 साल 3 साल मैं बहुत जी जान लगा के मेहनत करूँगा, नहीं होगा उसके बाद मैं प्लान बी सोचूंगा? आपने कभी ऐसा कुछ डिसाइड किया था कि नहीं होगा, जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनूंगा तो क्या? मेरा भी सर प्लान बी लिटिगेशन था शुरू से, कि मैं तैयारी करूंगा, अपना 100% दूंगा। हो गया तो ठीक है। अब ज़्यादा दिन इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों का जो एज है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन 3-4 साल बाद उतना हम प्रैक्टिस में इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते। मेंटली फिजिकली आप नहीं अवेलेबल हो पाएंगे उस तरीके से जितना हम अभी हैं। तो इस दौर में प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, एक अटेम्प्ट और दीजिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ठीक है, ज़रूरी नहीं कि लाइफ में कोई चीज़ नहीं हुआ तो उससे आगे अच्छा नहीं मिलेगा। कोई अगर बेहतर चीज़ और अगर इंतजार कर रही हो तो थोड़ा सा तो हताश होना पड़ता है लाइफ में। और उससे नर्वस नहीं होना है। एग्जाम नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो सकते हैं, बिल्कुल हाई कोर्ट एलिवेट हो सकते हैं, आप एजेस दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यस। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है। और देखिए इस चीज़ का ये भी एक मतलब है कि अगर आप टाइमली प्रिपरेशन करेंगे, जो शायद 21-22 साल की उम्र होती है, उस टाइम पे एनर्जी बहुत हाई होती है। उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे टाइमली राइट डायरेक्शन में तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली मिलेगा सर।
अच्छा रोशन, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा। मैंने एक मूवी भी देखी थी, द माउंटेन मैन। द माउंटेन द मैन। माउंटेन मैन। आप माझी। भी बिहार से आते हैं। हाँ जी सर। माझी। माझी। क्या थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन वहां से भी मिलती है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया? और मतलब आप एक यंग स्टूडेंट हैं, है ना, और इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कुछ मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन? दशरथ माझी जी के आगे तो शायद हम लोग कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, हम अच्छे कॉलेज से पढ़े, हमारे पास टैब है, आईपैड है, लैपटॉप है, कोचिंग्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। माझी जी के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था? बस एक हथौड़ा था और जो छेनी बोलते हैं हमारे यहाँ। यस यस, छेनी और हथौड़ा दो चीज था। उससे उन्होंने पहाड़ तोड़ डाला, और जो काम गवर्नमेंट को करना था बेसिकली रोड बनाने का, वो काम उन्होंने कर दिखाया। तो उससे इंस्पिरेशन तो है कि इम्पॉसिबल चीज को अगर कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और जुडिशरी निकालना पहाड़ तोड़ने से तो आसान ही, बहुत आसान है, बहुत आसान है। उतने गर्मी में अगर आप जाएंगे 2 घंटे में भाग आएंगे जुडिशरी एस्पिरेंट। हाँ बिल्कुल। ये बस ये जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा या जो चीज़ मैंने इनसे डिस्कस की, ये सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति आज से कई साल पहले जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, तो तुम तो इंसान के बच्चे हो, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। जैसे रोशन ने कहा कि जुडिशरी पहाड़ तोड़ने से तो बहुत आसान है। तो इसी के साथ जो है हम इस सेशन को समअप करना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि रोशन जो है स्टूडेंट्स को कुछ मोटिवेशनल लाइन्स या कुछ लास्ट समअप करें, कुछ वर्ड्स ऐसे दें कि ये लोग बैकआउट ना करें। मतलब वो जो एक डायलॉग जो माझी जी का है, वो भी मैं चाहूँगा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, उसी भूमि से आते हैं जिस भूमि से वो हैं, तो कुछ डेफिनेटली जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अपना प्रिपरेशन ऑनेस्टी के साथ करिए, कभी अपने आप को ब्लफ में मत रखिएगा, और स्टडी आवर पे फोकस मत करिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए कि आप कितना लर्न कर रहे हैं डेली। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। बाकी आप प्री का अगर एग्ज़ाम है तो मॉक देते रहिए, मेंस है तो मॉक देते रहिए, इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू मॉक देते रहिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट की कैसे चेंजेस होते हैं। आप फर्स्ट डे कहाँ थे और आज कहाँ हैं, ये प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अपने मेंटोर के लिए और पीडब्ल्यू के लिए कुछ 2 शब्द, क्योंकि अक्सर जब कामयाबी मिलती है तो हम उन लोगों को हमेशा याद करते हैं या क्रेडिट देते हैं। कुछ 2 शब्द, क्योंकि आपके मेंटोर जो मानसी मैम है ना, वो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, और पीडब्ल्यू है ऑब्वियसली, कुछ 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहेंगे? पीडब्ल्यू टीम को दिल से धन्यवाद, मानसी मैम को दिल से धन्यवाद, और मैं उनका सदा जीवन आभारी रहूँगा कि एक सही समय पे मुझे सही मेंटरशिप मिला, और काफ़ी अच्छी इंसान है वो। और उनको कनेक्ट करने के लिए मुझे टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि सुबह के 2 बज रहे हैं, कि शाम हो रहा है, कि सुबह हो रहा है। तो वो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि हम किसी अनजान इंसान को मैसेज कर रहे हैं, वैसी वाली बात। बाकी पीडब्ल्यू का जो टेस्ट सीरीज़ था वो काफ़ी बढ़िया था, बहुत थॉरो रिव्यू मिले मुझे। मॉक इंटरव्यू जो हुआ था वो मोर और लेस एक मेन इंटरव्यू के जैसा ही था, सिमिलर ही था। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए तो सर पीडब्ल्यू जुडिशरी। थैंक यू सो मच रोशन, एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब आगे जाके और भी बहुत अच्छा करना है लाइफ में, और हम यही आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि जो आपने अभी तक किया है इससे भी और आप बेहतरीन करें। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे, और आने वाले दिनों में आपकी कुछ जजमेंट्स भी वो रेफ़र करेंगे, क्योंकि वो भी जजमेंट राइटिंग तो प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली सर। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस स्टूडेंट्स। ये थे हमारे साथ रोशन, और उम्मीद करता हूँ कि रोशन की जो एक कहानी थी, जो एक स्टोरी थी जुडिशरी एस्पिरेंट से जुडिशियल ऑफिसर बनने तक की, इसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। और रही बात रोशन की जो मेंस आंसर राइटिंग की सीट्स हैं, वो आपको यहीं पे स्क्रीन के ऊपर जो है विजिबल हो जाएंगी, आप इनको देख भी सकते हो, और एक नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हताश हैं, निराश हैं, फेलियर को देख के बैकआउट कर जाते हैं। तो वो डायलॉग जो रोशन ने अभी बोला था, जब तक, क्या था रोशन, बता दीजिए दोबारा से? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।